हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग चाणक्य के बारे में पढ़ेंगे और चाणक्य के कुछ इम्पॉर्टेंट बातें, कुछ इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ी हुई कथ्य हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चाणक्य कौटिल्य। चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य था। तो चाणक्य इंडियन टीचर, फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट और ज्यूरिस्ट और एक रॉयल एडवाइज़र भी थे। ओके, तो चाणक्य टीचर थे, फिलोसोफर थे, इकोनॉमिस्ट थे, ज्यूरिस्ट थे, रॉयल एडवाइज़र थे। चाणक्य का बहुत सारा नाम है जिसमें कौटिल्य, विष्णुगुप्त आता है। तो चाणक्य जो है रियलिस्ट ट्रेडिशन इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट को रिप्रेजेंट करता है। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में चाणक्य की फ़िलॉसफी बतलाती है कि चाणक्य का जो वर्क है, चाणक्य ने जो बुक लिखी है, जैसे अर्थशास्त्र लिखी है, चाणक्य नीति लिखे हैं, तो ये सब नोटेबल वर्क है चाणक्य का जो कि एप्रिशिएबल है। ओके, और चाणक्य पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के पायनियर माने जाते हैं। पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के फील्ड में पायनियर हैं, मतलब महारथी हैं। ओके, अर्थशास्त्र, चाणक्य नीति, ये सब चाणक्य के द्वारा लिखी गई है। अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखी गई है। तो अर्थशास्त्र पहले डिस्कवर किया गया है रुद्रपट्टन समाजशास्त्री के द्वारा 1868 से 1944 तक, और 1909 में से लिखी गई है और इंग्लिश में पब्लिश की गई है। रुद्रपट्टन समाजशास्त्री के द्वारा डिस्कवर्ड किया गया है अर्थशास्त्र को। तो अर्थशास्त्र मेनली डील्स करती है, इकोनॉमिक्स से डील्स नहीं करती है, रेदर देन इट डील्स विद स्टेट क्राफ्ट, यानी कि शासन कला से डील करती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से डील करती है, स्टेट अफेयर्स से डील करती है, स्टेट अफेयर्स को कैसे मैनेज किया जाए उससे डील करती है। ओके, मैनेजमेंट ऑफ स्टेट अफेयर्स, स्टेट्समैनशिप, डील्स विद स्टेट क्राफ्ट and that is classified as a book of public administration. ओके, अब आगे पढ़ते हैं चाणक्य और कौटिल्य और विष्णुगुप्त। तो चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र बुक लिखी है ये डील करती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, ना कि पॉलिटिकल फिलोसॉफी से। ठीक है, और ये दंड नीति के बारे में भी बतलाती है, डिस्क्राइब करती है। Kautilya says that most important goal is to achieve material well-being, that is earth and state has to create the means for material well-being। तो कौटिल्य ज़्यादा फोकस करता है, कौटिल्य के अकॉर्डिंग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल है वो है अर्थ स्टेट में अपना स्वामित्व बनाए रखना, अपना पावर को बनाए रखना, स्टेट को प्राप्त करना, मटेरियल वेलबींग को प्राप्त करना, ना कि हमें इमोशनल बातों से जुड़े रहना है। इमोशनली डील नहीं करती है, मटेरियल वेलबींग से डील करती है। ओके, नाउ आइडियाज़ गिवन इन अर्थशास्त्र। आइडियाज़ जो दिया गया है अर्थशास्त्र में वो है क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल थ्योरी, जिसमें बताया गया है कि ओरिजिन कैसे हो रहा है स्टेट का। तो स्टेट का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल थ्योरी है इसमें कॉन्ट्रैक्ट किया गया है मैन और गॉड के बीच में। पीपल रिक्वेस्टेड गॉड टू ब्रिंग देम आउट ऑफ एनार्की एंड हैंस गॉड क्रिएटेड किंग। क्योंकि उस टाइम में एनार्की था, अराजकता फैली हुई थी, लॉलेसनेस था स्टेट में, इसलिए पीपल ने उस लॉलेसनेस को, उस अराजकता को ख़त्म करने के लिए एक रिक्वेस्ट किया गॉड से। तो गॉड ने उसी रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करने के लिए गॉड ने किंग को क्रिएट किया है। तो ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल थ्योरी हो गया, मैन और गॉड के बीच एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि क्योंकि गॉड आ नहीं सकते हैं सब जगह, इसलिए उन्होंने किंग को भेज दिया। ओके, यहाँ पे किंग की ड्यूटीज़ भी दी गई है इस अर्थशास्त्र में। किंग का जो दो मेन ड्यूटी है वो रक्षण करना और पालन करना है। ओके, मतलब कि हेल्प हिज पीपल टू अचीव द पुरुषार्थास, मीन्स अचीव देयर ड्रीम, अचीव देयर सेल्फ प्रिजर्वेशन। ओके, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो हुआ स्टेट का,
तो वो भी बताया गया है स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से हुआ। तो स्टेट के ऑर्गेनाइजेशन में सप्तंग थ्योरी दिया गया है। सप्तंग थ्योरी में बताया गया है जो सबसे ऊपर है वो है नाभि किंग। ओके, नाभि किंग पहला हो गया, फिर उसके मिनिस्टर हो गया जिसे कि अमात्य कहा जाता है, फिर फोर्ट हो गया जिसे कि दुर्ग कहा जाता है, फिर जनपद हो गया जिसे विलेज कहा जाता है, फिर बाल हो गया जो फोर्स होते हैं, जैसे अभी के टाइम में आर्मी, एयर फोर्स, नेवी हो गया, तो उस टाइम में उसे बल कहा जाता था, बाला। ओके, कोसा हो गया ट्रेजरी, जो अभी हम लोग का ट्रेजरी है, जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हो गया, तो उस टाइम में कोस्ट ट्रेजरी होता था। ओके, और मित्र एली हो गया। तो ये सप्तंग थ्योरी में है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। स्टेट इज अ सेट ऑफ 7 एलिमेंट्स। दिस 7 एलिमेंट्स आर नॉन एज 7 एलिमेंट्स ऑफ सॉवरेंटी। संप्रभुता 7 एलिमेंट दिया हुआ है, सॉवरेंटी का 7 एलिमेंट भी कह सकते हैं इसे, जो कि सप्तंग थ्योरी में दिया है। और थ्योरी कैन बी कॉल्ड एज, इसी थ्योरी को, सप्तंग थ्योरी को ही थ्योरी ऑफ स्टेट कहा जाता है। तो यहाँ पे बताया गया कि किंग को कैसा होना चाहिए। तो किंग को नाभि या सेंटर बोला जाता है। तो किंग को जो है इस तरह होना चाहिए कि वो जो वीक एलिमेंट है उसके स्टेट में उसे स्ट्रॉन्गर कर सके, उसे मजबूत बना सके। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य के अकॉर्डिंग किंग को जो होना चाहिए था, किंग को मजबूत होना चाहिए, भले उसके प्रजा बहुत कमज़ोर हो, लेकिन अगर किंग अगर स्ट्रॉन्ग है तो वीक एलिमेंट्स को स्ट्रॉन्ग में बदल सकता है। किंग को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एलिमेंट्स, ताकि किंग अपने वीकर एलिमेंट्स को भी स्ट्रॉन्ग बना सके। किंग शुड अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ अदर एलिमेंट्स, और किंग उस अदर एलिमेंट्स के इम्पॉर्टेंस को भी समझे। जैसे कि अदर एलिमेंट्स में मिनिस्टर हो गए, मंत्री हो गए, फोर्ट हो गया, दुर्ग हो गया, जनपद, विलेज, बाल फोर्स हो गया, के कोस्ट ट्रेजरी, मित्र एली हो गया। तो ये सब इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। तो किंग को इस एलिमेंट्स के भी महत्वपूर्णता को जानना चाहिए। बिकॉज सिंगल व्हील कैन नॉट टर्न द चैरियट, क्योंकि एक चक्के से तो पूरी रथ चलती नहीं है। तो इसीलिए सप्तंग थ्योरी में 7 एलिमेंट का स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। एंड किंग शुड ट्रीट हिज स्टेट एज हिज चिल्ड्रन, और किंग को अपने स्टेट को, अपने प्रजा को अपने बच्चे की तरह मानना है। एंड इन द हैप्पीनेस ऑफ, और किंग की खुशी उसके प्रजा की खुशी में रहनी चाहिए, उसके स्टेट की खुशी में रहनी चाहिए। यानी कि हैप्पीनेस ऑफ स्टेट लाइज इन द हैप्पीनेस ऑफ किंग। अब नेक्स्ट पढ़ती हूँ। जो हमारा अमर्त्य है, मतलब सीनियर मिनिस्टर है, यानी कि मंत्री है। मंत्री में यहाँ पे दिया गया है कि मंत्री, एक ब्राह्मण को मंत्री बनाया जा सकता है कि ब्राह्मण के पास नॉलेज होता है, वेदों की ज्ञान होती है। कि किंग शुड कंसल्ट अमर्त्य बट he should test his integrity from time to time. He can also use spies to keep an eye on him. तो यहाँ पे देखिए, मंत्री तो होनी चाहिए, मंत्री को ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि उसे ज्ञान है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर पूरा ट्रस्ट पे उसके हाथों सब कुछ सौंप दिया जाए। उस पर एक स्पाई, एक नज़र भी रखना चाहिए कि वो कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रहा है मिनिस्टर। तो उसकी इंटीग्रिटी समय पे चेक होनी चाहिए। अमात्य की इंटीग्रिटी हमेशा चेक होनी चाहिए। किंग शुड कीप 3 अमात्य, और इसके लिए किंग को, या अकॉर्डिंग टू चाणक्य, किंग के पास 3 अमात्य, 3 सीनियर मिनिस्टर होने चाहिए, ताकि अगर कोई एक करप्शन में इन्वॉल्व भी होता है तो 2 उसके अगेंस्ट कंस्पायर करके किंग को इन्फॉर्म कर सके। ओके, नाउ नेक्स्ट पढ़ती हूँ। 3rd एलिमेंट है जो कि दुर्ग और फोर्ट है। दुर्ग जो होता है एक तरह का मॉन्यूमेंट होता है, बिल्डिंग होता है, या फिर डिफेंसिव पावर होता है किसी स्टेट का, एक तरह का सिंबल होता है, सिंबल ऑफ ऑफेंसिव एज वेल एज डिफेंसिव पावर ऑफ स्टेट। ऑफेंसिव पावर और डिफेंसिव, डिफेंसिव मतलब बचाव हो गया, ऑफेंसिव मतलब हम लड़ने के लिए तैयार हैं। तो सिंबल ऑफ ऑफेंसिव एज वेल एज डिफेंसिव पावर ऑफ स्टेट। ना 4th एलिमेंट है जनपद और विलेज।
जनपद मतलब एक विलेज हो गया, तो विलेज तो होगा ही, एक स्टेट है तो स्टेट के अंदर विलेज होंगे, और विलेज को स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी हम लोग देखते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो विलेज पे बेस्ड है, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को भी स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत माना गया है आजकल के 20th सेंचुरी में। और उस टाइम में भी इस विलेज को एज ए बेसिक स्ट्रक्चर, एज ए रूट काउज ऑफ डेमोक्रेसी माना गया था। ओके, जैसे अभी डेमोक्रेसी का जो बेस है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, तो उस टाइम में भी जो वो था, तो एक पावरफुल किंगडम को इस्टेब्लिश करने के लिए विलेज का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ पे जो विलेज है जहाँ पे राजा की प्रजा रहती है, तो उसे स्ट्रॉन्ग बनाने का बात की गई है। ड्यूटी ऑफ किंग, किंग की ड्यूटी है कि वो जनपद को यानी कि विलेज को हमेशा रक्षा करे, केयर करे, एक स्ट्रेंथ बनाए, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, सोर्स ऑफ रेवेन्यू, यानी कि विलेज से रेवेन्यू भी तो जनरेट होती है, तो सोर्स ऑफ रेवेन्यू, ऑल्सो सोर्स ऑफ अदर कमोडिटीज़। तो विलेज से जैसे हम लोग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते हैं, तो एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग होती है, फिर उसे इंडस्ट्रीज़ में लाया जाता है, तो ये फिर कुछ और कमोडिटीज़ में चेंज हो जाती है। तो ये एक विलेज एक तरह से सोर्स ऑफ अदर कमोडिटीज़ भी हो गई। तो ये है, विलेज को भी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, और जहाँ पे किंग को विलेज के हर एक प्रजा के रक्षा के लिए तत्पर होना चाहिए। ओके, बाल और फोर्स मतलब हो गया, जैसे अभी आर्मी ले लिए, एयरफोर्स, नेवी हो गया, उस टाइम में फोर्स होता था जो कि हमारे अपोजिट नेशन से, जो हमारे दुश्मन नेशन थे, उससे लड़ने के लिए रेडी रहते थे। तो ये फोर्स जो थे वो क्षत्रिय हुआ करते थे, क्षत्रिय हेरिडिटरी होता था, क्षत्रिय बेसिकली उस टाइम में फोर्स होते थे। अब ट्रेजरी जो थी, जब प्रलय आ जाए और कहीं सुखाड़ आ जाए या फिर बाढ़ आ जाए, उस टाइम में भी बाढ़ या सुखाड़ आती थी, तो उस टाइम में ट्रेजरी था, उस टाइम में भी कोष हुआ करता था, जो कि आज के भी 20th सेंचुरी में वैलिड है। जैसे सफिशिएंट फॉर वेलफेयर फंक्शंस, ट्रेजरी का होना ज़रूरी था ताकि वेलफेयर फंक्शंस कर सके, और सफिशिएंट टू मीट इमरजेंसीज लाइक कैलेमिटीज़। वही बात है, जैसे अभी PM केयर्स फंड हो गया, तो उस टाइम में ट्रेजरी हुआ करता था ताकि कोई भी कैलामिटीज़ आए तो उसे मीट कर सके, उसे इमरजेंसीज के टाइम में प्रोवाइड कर सके, उस ट्रेजरी से हेल्प प्रोवाइड किया जा सके। ओके, अब मित्र हो गया, एली हो गया। मित्र और एली जो होते हैं वो सिंबल होते हैं, स्ट्रेंथ होते हैं किंग के, कि अगर कोई दुश्मन राष्ट्र हम पे हमला कर दिया तो हम लोग मित्र राष्ट्र से सहायता लेके दुश्मन राष्ट्र पे कब्जा कर सकें। ओके, कौटिल्य आइडियाज़ ऑन फॉरेन पॉलिसी। अब कौटिल्य का आइडियाज़ जो था फॉरेन पॉलिसी में ज़बरदस्त था, और वो आजकल भी फॉलो हो रहा है इंटरनेशनल रिलेशन में। तो देखते हैं, फोकस किया जा रहा था अर्थशास्त्र में कि एक्वायरिंग लैंड। जैसे अभी देखिए चाइना का क्या पॉलिसी है, चाइना यही चाह रहा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पार हो जाए, इंडिया का लैंड को भी कब्जा कर लिया जाए। तो उस टाइम में वो चीज़ वैलिड था, तो उस टाइम में भी लैंड को एक्वायर किया जाना किंग का स्वाभिमानता मानी जाती थी। ओके, तो किंग प्राउड होते थे किसी दूसरे राज्य के लैंड को एक्वायर कर लेते थे, तो ये भी दिया हुआ था। किंग एस्पिरेशन ऑफ बिकमिंग चक्रवर्ती सम्राट। तो यहाँ पे जैसे चाइना का शी जिनपिंग है, वो भी एज ए सुपर नेशन, सुपर पावर बनना चाहता है। USA के डोनाल्ड ट्रंप है, वो भी सुपर पावर, सुपर नेशन बनना चाहता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी बहुत आगे चले गए हैं। तो आजकल के न्यूज़ में इंडिया, चाइना, रशिया, ये सब कंपटीशन लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मानो कंपटीशन कर रहे हो। तो उस टाइम में भी उसी टाइप का था कि किंग जो बनना चाहते थे, सारे किंग में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते थे, और जो सर्वश्रेष्ठ होते थे उन्हें चक्रवर्ती सम्राट का दर्जा दिया जाता था, और इसीलिए किंग चाहते थे कि वो चक्रवर्ती सम्राट बने, यूनिवर्सल रूलर बने, यानी कि सारे किंग का किंग बने, हु रूल्स इथिकली एंड बेनिवोलेंटली ओवर द इंटायर वर्ल्ड, जो कि पूरा वर्ल्ड पे शासन कर सके। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं
चाणक्य सिद्धांत के बारे में कि चाणक्य ने उस किंग को मतलब विजिगिसु कहा था। विजिगिसु मतलब होता है क्या, जो कि विक्ट्री को एस्पायर करे, यानी कि विक्ट्री की इच्छा रखे, हमेशा जीतने की कामना हो, जीतने की इच्छा, उसे विजिगिसु कहा जाता है। जो किंग जीतने की इच्छा रखता हो उसे विजिगिसु कहते हैं। ओके, हु एस्पायर्स फॉर विक्ट्री। वार एक क्षत्रिय धर्म है। ओके, वार इज क्षत्रिय धर्म। आफ्टर हिज राज्य अभिषेक ही हैज़ टू स्टार्ट एक्सपेंशन। तो किसी भी जो भी नए किंग बनते थे तो नए किंग का क्या काम था, वो अपना एक्सपेंशन करे, पहले कब्जा करे, फिर धीरे धीरे एक्सपेंड करे अपने टेरिटरी को। तो ये उस टाइम में वैलिड था, जो कि चाइना भी करना चाहता है, तिब्बत को कब्जा कर लिया। तो ये एक्सपेंशन थ्योरी है कि चाइनाज का एक्सपेंशन थ्योरी जिस तरह से है उस टाइम मतलब कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी वो दिया हुआ था कि एक्सपेंशन किया जाना था राजा के द्वारा, अगर फिर राज्य अभिषेक हो गया तो। जैसे इस टाइम में चाइना का जी जिनपिंग प्राइम मिनिस्टर बना तो उसने क्या किया, एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। तो वही बात है। सिद्धांत ऑफ कौटिल्य। कौटिल्य के बहुत सारे बहुत नहीं मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट जो कि आज भी वैलिड है वो सिद्धांत पढ़ते हैं। ओके, जैसे 4 फोल्ड पॉलिसी दी है, 6 फोल्ड पॉलिसी दी है, मंडल सिद्धांत दी है। तो 4 फोल्ड पॉलिसी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, साम दाम दंड भेद। साम मीन्स होता है एडवाइस। अगर देखिए किसी से लड़ाई हो रही है तो लड़ाई को अभी कैसे सॉल्व करते हैं, इंडिया चाइना के साथ कैसे लड़ाई को सॉल्व कर रहा है, बातचीत से, डायलॉग से, मीटिंग से सॉल्व कर रहा है, एडवाइस से, आज से। तो ये हो गया साम जो कि इंडिया कर रहा है। अभी इंडिया चाइना से सोच रहा है कि बातचीत से ही ये डिस्प्यूट, लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और गलवान वैली के पास जो भी हो रहा है डिस्प्यूट, वो बातचीत से सोच रहा है कि सॉल्व हो जाए, बैकआउट हो जाए, अपने जिस भी एरिया पे कब्जा किया है पुल ऑफ कर जाए। तो देखते हैं चाइना और इंडिया में क्या होता है, बट अभी पढ़ते हैं एक्चुअली में कौटिल्य सिद्धांत क्या था। तो 4 पोल पॉलिसी क्या है। तो साम में हो गया, साम में टू एडवाइज एंड आस्क। दाम हो गया टू ऑफर एंड बाय। अगर मान लीजिए अभी चाइना नहीं मान रहा है तो हम लोग कुछ ऑफर करेंगे। जैसे अभी चाइना ने क्या किया, ऐप बैन कर दिया है। चाइना ने नहीं मतलब इंडिया ने चाइना का ऐप बैन कर दिया है। तो ये क्या हुआ, चाइना को लॉस हुआ, इकोनॉमिकली वो लॉस हुआ। तो ये हम लोग दाम कह सकते हैं। ओके, कि चाइना को इसके लिए कुछ पे करना पड़ रहा है। चाइना भले ही हमारे ऊपर एग्रेशन कर रहा है, एग्रेशन पॉलिसी अपना रहा है, बट चाइना को क्या करना पड़ रहा है, चाइना फेस कर रहा है, इकोनॉमिकली लॉस में जा रहा है क्योंकि इंडिया ने चाइनीज़ ऐप बैन कर दिया। ओके, तो ये हो गया दाम। दंड, दंड में क्या हो गया, टू पनिश। तो हो सकता है अगर चाइना फिर भी अपने एग्रेशन पॉलिसी को ख़त्म नहीं किया तो हम लोग क्या करेंगे, उन्हें अटैक करेंगे। जैसे अभी इंडिया ने फायरिंग किया, तो इंडिया ने जस्ट फायरिंग किया, वो एज वार्निंग फायरिंग था, बट चाइना ने सही में फायरिंग कर दिया, आर्मी पे फायरिंग, इंडियन आर्मी पे फायरिंग कर दिया। तो ये पनिश करना हो गया एक तरह से। और भेद क्या होता है ना कि हम लोग जो भी सीक्रेट है, जैसे अभी कोविड-19 से रिलेटेड है, तो चाइना के द्वारा चाइना स्टेट से, वुहान शहर से कोरोना का जन्म हुआ है। तो हो सकता है कि चाइना ने ये जानबूझ के किया हो। तो किसी सीक्रेट को अगर हम जानते हैं तो चाहे तो उस सीक्रेट को सबको बता सकते हैं, एक्सप्लॉइटिंग द सीक्रेट। या फिर कोई सीक्रेट है ऐसा है तो उसे ख़त्म भी कर सकते हैं जो कि नुकसान करे। तो ये हो गया साम दाम दंड भेद, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट 4 फोल्ड पॉलिसी है, जो कि अभी भी इंटरनेशनल रिलेशन में वैलिड है। साम दाम दंड भेद। अब 6 फोल्ड पॉलिसी देखते हैं। 6 फोल्ड पॉलिसी को सद्गुण नीति कहा जाता है। सद्गुण नीति ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी भी ट्रीटी होता है, संधि होता है, फिर संधि टूटता है,
फिर आसन होता है, हम लोग टेरिटोरी के आसपास ट्रूप को स्टेशन करते हैं, ट्रूप को डिप्लॉय करते हैं ताकि हमारे टेरिटोरी पे कोई और कंट्री हमला ना कर सके। ये आसन हो गया। यान हो गया, मोबिलाइजेशन ऑफ फोर्सेस, मिलिट्री एक्सरसाइज, जैसे असम राइफल्स है, असम में कोई टेरिटोरी या इंट्रूडर्स घुसपैठ या कुछ मतलब इंटर करके कुछ भी नुकसान पहुंचाते हैं, हम लोग असम राइफल्स को असम में तैनात करते, डिप्लॉय करते, हम लोग नहीं मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिप्लॉय करते हैं। तो ये याना हो गया। और समसरिया मतलब हो गया, जैसे हमारा और रशिया का अगर सेम ऑब्जेक्टिव है, इंडिया और रशिया हाथ मिलाते हैं उस, जैसे देखिए क्लाइमेट चेंज पे हो गया, फिर ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ये सब इश्यूज़ है जो कि कॉमन ऑब्जेक्टिव्स है, तो हम लोग मिल के उस ऑब्जेक्टिव पे काम करना शुरू करते हैं, तो वो समसर्य हो गया। ओके। और दैव भाव डुअल पॉलिसी हो गया, जैसे चाइना है तो चाइना हो सकता है कि डुअल पॉलिसी, इंडिया के साथ एग्रेसिव पॉलिसी और पाकिस्तान के साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ये डुअल पॉलिसी हो गया। ओके। अब देखते हैं मंडल सिद्धांत क्या है। मंडल सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए जियो स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब जियो मीन्स एवरीबॉडी नो, जियो मीन्स एनीथिंग रिलेटेड टू लैंड, anything related to area, okay, certain area, land, or it may be sea or ocean, anything geography. When we read geography, we read everything about universe, everything about world, okay. तो then this is theory of geostrategy. तो मंडल सिद्धांत भी जियो स्ट्रेटेजी का थ्योरी है। तो जियो स्ट्रेटेजी में स्ट्रेटेजी ऑफ वॉर हो गया, तो क्योंकि अब तो ऐसे एयर वॉर भी होता है, बट ज़्यादातर अभी एयर वॉर अभी भी हो रहा है, और फिर जैसे वाटर वॉर, ओशन वॉर भी होता है, और फिर लैंड वॉर भी होता है। तो ये हो गया जियो स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी ऑफ वॉर। अब भी जैसे जियो स्ट्रेटेजी है, तो उस टाइम में भी जियो स्ट्रेटेजी था। तो जियो स्ट्रेटेजी में मंडल ने 12 किंग्स को 7 एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया गया, तो टोटल कितना एलिमेंट हो गया, 84 एलिमेंट हो गया। ओके। तो मंडल सिद्धांत में 84 एलिमेंट्स के बारे में बताया गया है। और बीजी जो था, जो कि जीतने की इच्छा, जो ऐसा किंग जो कि जीतने की इच्छा रखता हो, तो उसे बीजी किसको कहते हैं। तो बीजी किसी को कंसिडरेशन, बीजी किसी, ये 84 एलिमेंट्स, टोटल 84 एलिमेंट्स को अपने कंसिडरेशन में लेंगे कोई भी वॉर को स्टार्ट करने से पहले। ओके। नेक्स्ट पढ़ते हैं। मंडल सिद्धांत इज इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू डिसिप्लिन ऑफ जियोपॉलिटिक्स। तो मंडल सिद्धांत इंडिया का एक कंट्रीब्यूशन है, इंडिया में एक कंट्रीब्यूशन है जियोपॉलिटिक्स के डिसिप्लिन को बताता है। इंडियाज़ विजन ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, और बैलेंस ऑफ पावर को भी ये सेटिस्फाई भी करता है। ओके। टाइप्स ऑफ वॉर्स, कौटिल्य के अकॉर्डिंग 3 तरह का वॉर होता था। एक प्रॉक्सी वॉर होता था, एक कूट युद्ध होता था, गुरिल्ला वॉर होता था, और एक पराक्रम युद्ध होता था। पराक्रम युद्ध में डायरेक्ट वॉर हो गया। कूट युद्ध में हम लोग डायरेक्ट वॉर नहीं करते हैं, छिप के वॉर करते हैं। और प्रॉक्सी वॉर हो गया मतलब तुस्नीम युद्ध, अपने नेबरहुड से वॉर करना, प्रॉक्सी वॉर। ओके। और नेबरहुड से वॉर करना, और ये वॉर मेनली डायरेक्ट, ये भी डायरेक्ट वॉर नहीं होता है, बट नेबरहुड से वॉर करते हैं। जैसे कोल्ड वॉर हो गया, तो कोल्ड वॉर एक तरह का प्रॉक्सी वॉर कह सकते हैं। टाइप्स ऑफ विक्ट्रीज बाय कौटिल्य। तो कौटिल्य ने वॉर के बारे में तो बताया ही, पराक्रम, गुरिल्ला वॉर, प्रॉक्सी वॉर। उसी तरह से टाइप्स ऑफ विक्ट्रीज में भी बताया, धर्म विजय, बैटल फील्ड, लो विजय, इकोनॉमिक फील्ड, असुर विजय, अनफेयर मीन्स। देखिए 3 तरह से हम लोग जीत सकते हैं। एक तो डायरेक्ट बैटल फील्ड में कोई जीत गया तो वो धर्म विजय हो गया। एक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, किसी कंट्री का इकोनॉमिक्स की जीडीपी ज़्यादा है
किसी कंट्री की इकोनॉमिक्स जीडीपी कम हो गई तो वो इकोनॉमिक्स एक और भी कह सकते हैं कि हम लोग किसी जैसे चाइना है तो चाइना क्या करता है, पहले किसी कंट्री को लोन देता है, फिर वो कंट्री लोन नहीं पे कर पा रही है तो उस कंट्री के सर्टेन स्टेट को, मतलब जैसे स्टेट को या फिर उस कंट्री के कुछ पार्ट को कब्जा कर लेता है, या उस कंट्री में कुछ खुद का बना के खुद ही कुछ डेवलप कर लेता है, तो वो एक तरह का इकोनॉमिक विक्ट्री हो गया। यानी कि पैसे से विक्ट्री कर लेना, किसी सर्टेन एरिया को पैसे से विक्ट्री करना, तो वो हो गया। और एक अनफेयर मीन्स के तरीके से, वो भी एक अनफेयर मीन्स के तरीके से विक्ट्री करना, जैसे एग्रेसिव तरीके से कोई भी लैंड को हथिया लेना, तो वो असुर विजय हो गया। कौटिल्य सजेस्ट किंग टू यूज रिलीजन इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। तो कौटिल्य ने रिलीजन को भी एक तरह का सजेस्ट किया है कि रिलीजन को यूज़ कर सकते हैं हम लोग अगर किसी स्टेट अफेयर्स में। ओके, कौटिल्य का करप्शन पे क्या कहना है देखते हैं। कौटिल्य ने करप्शन के बारे में बहुत ज़बरदस्त बात बताई है कि करप्शन जो है एक जो कि आजकल पूरी तरीके से करप्शन के बारे में पूरी वैलिड है ये बात। देखिए, करप्शन इज़ यूज़ ऑफ पब्लिक ऑफिस फॉर प्राइवेट एंड्स, राइट। करप्शन इज़ यूज़ ऑफ पब्लिक ऑफिस फॉर प्राइवेट एंड्स। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, काम कर रहा है, तो वो क्या करता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय पब्लिक ऑफिस, पब्लिक किसी से पैसे लेके उसका काम करवा रहा है, तो एक पब्लिक ऑफिस का तो यूज़ कर ही रहा है और खुद पैसे अपने पॉकेट में रख रहा है और खुद के फ़ायदे के लिए वो पैसे यूज़ कर रहा है। तो ये पब्लिक ऑफिस को प्राइवेट एंड्स खुद के यूज़ के लिए जो किया जा रहा है, तो वो अभी भी वैलिड है और उस टाइम में भी हुआ था। ये क्या करता है, स्टेट को कमज़ोर ही बनाता है ना। किसी भी तरह से करप्शन स्टेट को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकता, स्टेट को वीक ही करेगा। ओके, इट इम्पैक्ट्स द मोरल ऑफ द पीपल। तो जो इंसान ऑनेस्ट है, स्टूडेंट्स को ही ले लेते हैं। अगर कोई स्टूडेंट पैसे देके किसी नौकरी में जाता है और कोई स्टूडेंट इतना दिन रात पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है और उसे जॉब होती है, तो वो सोचता है मैंने इतना पढ़ाई किया, इतना मेहनत किया, फिर भी वही जॉब मुझे हुआ, और वो बिना पढ़े ही ऐसा जॉब ले लिया, तो उससे मोरल डाउन होता है स्टूडेंट का। ओके, दो इट फॉरेन पावर कैन प्ले मैनिपुलेशन। तो फॉरेन पावर भी इसे देखिए, जैसे इंडिया में अगर करप्शन ज़्यादा है तो इंडिया के जो दूसरे मतलब अदर कंट्री है वो बोलेंगे कि यहाँ पे इंडिया में क्या है, करप्शन है, सभी लोग करप्शन में इन्वॉल्व हैं, तो इससे क्या होगा, फॉरेन पावर जो है वो स्ट्रांग होगी। करप्शन इज़ एन इनएविटेबल पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ। और ये भी बात है कि करप्शन कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। करप्शन एक इनएविटेबल पैक्ट है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन लाइफ का, क्योंकि ह्यूमन नेचर ही ऐसा है कि वो कुछ ना कुछ डिज़ायर करेंगी, उनकी डिज़ायर कभी ख़त्म नहीं होगी। वो जितना पैसा मिलेगा उन्हें, वो और चाहेंगी कि और उन्हें मिले। तो ये इनएविटेबल पैक्ट है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन लाइफ का, कभी ख़त्म नहीं होना है। पब्लिक ऑफिशियल डील्स विथ पब्लिक रिसोर्सेज, वी कैन नॉट एज्यूम दैम नॉट टू यूज रिसोर्सेज फॉर देयर पर्सनल यूज, एट टाइम दे देमसेल्फ नॉट बी अवेयर। देखिए, पब्लिक ऑफिशियल्स जो होते हैं पब्लिक रिसोर्सेज का यूज़ तो करते ही हैं, लेकिन हम लोग ये एज्यूम नहीं कर सकते जो पब्लिक ऑफिशियल्स है वो अपने फ़ायदे के लिए, अपने खुद के निजी स्वार्थ के लिए उस रिसोर्स को यूज़ ना करें। ओके, देयर आर मेनी वेज ऑफिशियल्स कैन डू करप्शंस। तो यहाँ पे बहुत सारा रास्ता है जो कि ऑफिशियल्स करप्शन में इन्वॉल्व हो सकता है। और कौटिल्य ने 14 डिफरेंट वेज, 40 तरह के वेज बताया जिससे कि करप्शन किया जाता है पब्लिक ऑफिशियल्स में। और ये भी बताया है कि ये डिफ़िकल्ट है करप्शन को टैकल करना, बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट एंड इस्टेब्लिश करप्शन। देखिए, जहाँ पे अब तो थोड़ा बहुत जैसे हम लोग इंटरनेट के ज़माने में आए हैं, तो थोड़ा क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंसी हुई है, हर एक जॉब में ट्रांसपेरेंसी हुई है। तो अब बहुत हद तक करप्शन
कम हुई है। ओके, लेकिन जब ई गवर्नेंस नहीं था, जब आरटीआई नहीं था, जब हम कुछ जान नहीं सकते थे कि कौन से डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है हमारे लिए, तब बहुत ज़्यादा हाई लेवल का करप्शन था। ओके, तो उस टाइम में ये बहुत मुश्किल था कि करप्शन को डिटेक्ट किया जा सके, क्योंकि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलती थी कि हम कैसे जान सकते हैं कि करप्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यही बात है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है करप्शन को टैकल करना, क्योंकि करप्शन को जब तक हम पता नहीं लगा पाएंगे कि करप्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, जब तक करप्शन का रीज़न, करप्शन क्यों हो रहा है, करप्शन कहाँ हो रहा है, करप्शन किसने किया है, करप्शन के बारे में पता नहीं करेंगे तो करप्शन का सॉल्यूशन कहाँ से लाएंगे। तो ये भी प्रॉब्लम है। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टैकल करप्शन बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट एंड एस्टैब्लिश करप्शन। ओके, अब ये लास्ट है। इट इज़ ईजी टू detect movement of birds in the sky, but it is difficult to detect the misappropriation of fund. We cannot judge if fish is swimming in water drinking it. और मेन बात है कि कौटिल्य ने इसे करप्शन को टैकल करने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं, जैसे कि राइट साइज ऑफ ब्यूरोक्रेसी जो ब्यूरोक्रेट आते हैं, जैसे हम ही लोग ये सिविल सर्विसेज में जाएंगे तो हम लोग ब्यूरोक्रेट होंगे, तो ब्यूरोक्रेट ऑनेस्ट होने चाहिए। ट्रांसफ़र एट रेगुलर इंटरवल, उनका ट्रांसफ़र भी होना चाहिए। विशल ब्लोअर सूचक जो इन्फॉर्मर्स होते हैं, तो हमेशा इन्फॉर्मर्स को रिवार्ड भी टाइम टू टाइम देना चाहिए, कंपनसेशन देना चाहिए। अगर इस इंफॉर्मेशन को देने टाइम में, अगर अपना काम को निभाने, ड्यूटी को निभाने के टाइम में कुछ उनका लॉस हो रहा है तो उन्हें कंपनसेट करना चाहिए। और करप्शन में जितना भी इन्वॉल्व हो रहा है, यानी कि पूरा चेन को ही पनिश करना चाहिए। वन हु गिव्स एंड वन हु टैक्स, बोथ आर गिल्टी, एंड दोनों को पनिश करना चाहिए। जो भी ऑनेस्ट ऑफिशियल्स होते हैं उन्हें रिवार्ड करना चाहिए ताकि दूसरे ऑफिशियल्स जो कि करप्शन में इन्वॉल्व होना भी चाहिए, तो वो उस ऑनेस्ट ऑफिसर्स के रिवार्ड को देखते हुए चाहे कि मुझे भी रिवार्ड मिले। एक कंपटीशन होना चाहिए ऑनेस्टी के लेवल पे। तो इस तरह से हम लोग करप्शन को टैकल कर सकते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू अपने बुक में डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कौटिल्य को इंडियन मैकियावेली कहा है। मैकियावेली एक इटालियन डिप्लोमेट, पॉलिटिशियन, हिस्टोरियन, फिलोसोफर, ह्यूमनिस्ट था, राइटर भी था रिनाइसेंस पीरियड का, और इसे फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस कहा गया है मैकियावेली को। तो पॉइंट्स सिमिलरिटीज़ था कुछ कौटिल्य और मैकियावेली में, इसलिए मैकियावेली कहा गया है कौटिल्य को, क्योंकि कौटिल्य और मैकियावेली दोनों मदरलैंड से रिलेटेड, मदरलैंड के लिए कंसर्न थे, इंटरनल इम्प्रूवमेंट चाहते थे और प्रोटेक्शन चाहते थे फॉरेन इन्वेजन से, और दोनों रियलिस्ट ट्रेडिशन में बिलीव करते थे। ओके, थैंक यू, आई होप यू लाइक दिस वीडियो।